हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बालक चालक स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ने वाले हैं? चालक स्थिर वैद्युतिकी। हम लोग पिछले क्लास में विभव, टोटल विभव संबंधी जितने भी टॉपिक थे वो सारे को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी चैप्टर के अंतर्गत, अध्याय 2 के अंतर्गत। अगला टॉपिक क्या है? चालक स्थिर वैद्युतिकी, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। सबसे पहले इससे संबंधित आप ये बताइए बालक कि चालक जो है वो कैसे पदार्थ होते हैं? चालक कैसे पदार्थ होते हैं? तो बबुआ रे, चालक वैसा पदार्थ है, चालक वैसा पदार्थ है जिसमें आसानी से आवेशों का प्रवाह होता है कि नहीं है? चालक वैसा पदार्थ है जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, आसानी से होता है। आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? एकदम बिल्कुल आसान, है ना। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो जैसे में क्या हो जाएगा बबुआ? सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो चांदी सिल्वर हो गया। इसके बाद तांबा एवं अन्य धातु एवं अन्य सभी धातु। इसके अलावा क्या हो जाएगा बालक? इसके अलावा पारा का नाम सुने हो क्या? पारा। इसके अलावा पृथ्वी, फिर इसके बाद लकड़ी, नहीं लड़की, डायरेक्ट लिख दिया जाए मनुष्य है। मनुष्य भी क्या है? चालक है। मनुष्य के शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यकीन न हो तो एक बार, है ना, आभास हो जाएगा। कुल मिलाकर के मनुष्य चालक है। ठीक, इसके अलावा और क्या चालक हो सकता है बाबू? अम्ल का नाम सुने हो क्या? अम्ल चालक है। क्षार, ये क्या? नहीं, झार लिखा जाएगा, ये बहुत गड़बड़ होता है जी। यही ना क्षार। इसके बाद लवणों के घोल। लवण समझते हो? जल में जब नमक मिला देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? लवणों के घोल, लवणों के घोल इत्यादि। ये सभी क्या हैं? चालक हैं। ये सभी क्या हैं? चालक हैं। अच्छा बताओ, शुद्ध जल क्या है? चालक है कि अचालक है? शुद्ध जल अचालक है। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दोगे, कुछ अशुद्ध पदार्थ मिला दोगे, कुछ भी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? चालक तो आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन ये सभी एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, है ना। हम लोग चालक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तो इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अचालक या विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। अब बबुआ विद्युत रोधी कैसा पदार्थ हो जाएगा? वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह न हो, वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह न हो,
है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल बात कर लिया जाए, सूखा लड़की नहीं, सूखा लकड़ी जो एकदम बिल्कुल सूख गया है, उसमें नमी की मात्रा न हो, है ना, सूखा या शुष्क बोल सकते हो, लकड़ी। अभ्रक, अभ्रक का नाम सुने हो? अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है बालक? आयरन में, इस्त्री, है ना, आयरन, है ना। अभ्रक, ध्यान रखना, अभ्रक एक क्या है, अधातु है। यह ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है परंतु विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ईंट पत्थर ये सभी किसका एग्जाम्पल है? विद्युत रोधी के, ठीक है ना। अधातु जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? अचालक हैं। लेकिन अचालक में एक अपवाद है जिसका नाम क्या है बालक? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक क्या है? अपरूप है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चालक और अचालक या विद्युत रोधी को आप खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा चलते हैं अभी इस टॉपिक की तरफ जो हम लोग हेडिंग बनाए हैं। इसका तो ज्ञान रखना बिल्कुल जरूरी था, एकदम ध्यान से समझने की प्रयास करना। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है बबुआ, ये एकदम क्या है? थ्योरेटिकल है ना। इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है ना, थ्योरी वाला पार्ट है एकदम। इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक बार समझ जाओगे तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा याद रखोगे। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं। पिछले टॉपिक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उस सभी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चले बात करें बाबू रे चालक पे फिर से चलते हैं। अब बताओ कि तुम सभी लोग चालक को जब आवेश देते हो, हमने बता चुका है कि जब किसी हम चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश उसके भीतर घुस जाएगा, है ना। जब किसी चालक को, ये चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ को हम आवेश देंगे तो आवेश क्या हो जाएगा? इसके भीतर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? लटकले तो गईले बेटा, समझ जाओ। बबुआ रे हम कितना बार कह चुके हैं कि जब तुम किसी चालक को आवेश दोगे वह उसके सतह पर फैल जाएगा, उसके सतह पर फैल जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। कब? जब वो चालक हो तब। क्या अचालक वस्तु को भी हम आवेशित कर सकते हैं? क्या? ध्यान से समझो। हेलो सभी लोग, क्या हम लोग विद्युत रोधी या अचालक वस्तु को भी हम आवेशित कर सकते हैं? तो चालक को तो हम आवेशित कर सकते हैं। इसके लिए तुमने कितना विधि पढ़ा है? 3 गो। प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। उसी में विद्युत रोधी पदार्थ का भी क्या होता है? आवेशन होता है। रगड़ा रगड़ी वाला पढ़ाए होंगे। तो आवेश तो पहले या इस बात को समझो कि चालक को तो हम आवेशित कर चुके, कर देंगे। क्या अचालक को भी आवेशित किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल सीन कंघी, कंघी ये बाल को संवारने वाला। यू ऑल सीन कंघी, ओके। और पेन, पेन, ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया कंघी और पेन, पहले ये बताओ कि कंघी और पेन विद्युत का चालक है कि अचालक है? बता दो। अचालक है।
इतना तो तय है कि अचालक है। लेकिन बचपन में जो हम लोग थे, तो बचपन में एक खेल खेला करते थे। स्कूल वाले प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे तो ये खेल खेलते थे। कलम को रगड़ देते थे और रगड़ने के बाद क्या करते थे? हाँ, यू जस्ट इमेजिन हियर इज अर्थ, मान लो कि पृथ्वी है बालक, तो वहां हम लोग उसके पास ले जाते हैं तो क्या देखते थे कि इसके सतह पर छोटे छोटे धूल कण आकर्षित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आकर्षित हो गए हैं। इसका मतलब वहां तो हमने कुछ समझा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, वो माय गॉड ये क्या हुआ, तो वहां तो हम लोग कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग आवेश 12वीं क्लास में पढ़े, सोचे समझे, तब समझ आया कि जो हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे वो भी एक विज्ञान था। वो भी एक क्या था? विज्ञान था। समझे ना? इसके अलावा कंघी को जो हम लोग, कंघी से हम लोग बाल को संवारते हैं, बाल को जब संवार लेते हैं और कभी उस बाल को संवारने के बाद कंघी को अपने चेहरे के एकदम बिल्कुल नजदीक लेकर जाते हैं, स्पर्श करके नहीं, थोड़ा सा नजदीक लेकर जाते हैं, तो ऐसा आभास होता है कि कुछ हमारे फेस पे चलने लगा, ऐसा आभास होता है। मैंने क्या बोला कि उसको फेस पे स्पर्श नहीं करना है, एकदम नजदीक से लेकर के जाना है। एक बार ऐसे करके देखना, कब? बाल को संवारने के बाद कंघी को, एक बार पूरा एकदम उसको साफ कर दो और तब लेकर के जाओ, तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होगी। समझे ना? इसका मतलब ये हुआ कि बाल में कंघी को संवारने से, बार बार रगड़ने से वो क्या हो गया है? आवेशित हो गया है। तो एक बात अभी तुरंत तुम जान लो कि जब चालक को हम आवेश देंगे तो वह उसके सतह पर पूरा एक समान रूप से फैल जाएगा, जैसा उसका आकार रहेगा वैसा फैल जाएगा। लेकिन अचालक वस्तु को, किसी भी अचालक वस्तु को तुम जहां आवेश दोगे वहीं पे रहेगा। जैसे कंघी के हम लोग किस पार्ट से झाड़ते हैं? अपने बाल को संवारते हैं तो जिधर भाग होता है, कौन सा? नुकीला वाला, उधर से ही हम लोग क्या करते हैं? संवारते हैं। अब भैया मित्र, उसको पीछे करके तो हम लोग संवार नहीं सकते हैं, है ना? तो जिधर से हम लोग संवारते हैं नुकीला वाला भाग, इस तरह से ये भाग जो होता है इधर से ही हम लोग क्या करते हैं? संवारते हैं। तो ये वाला भाग आवेशित हो चुका है और ये वाला भाग आवेशित नहीं हुआ है। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि जब अचालक पदार्थ को हम आवेशित करते हैं तो जहां उसको आवेश देंगे वहीं पे आवेश रहेगा। ये बात दोनों समझे, अंतर समझ पाए, है ना? ये दोनों बातें क्लियर हुआ, चालक अचालक। और ये क्लियर हुआ कि जब हम आवेश देंगे किसी चालक को तो कहाँ चला जाएगा? उसके सतह पे, उसके पृष्ठ पे फैल जाएगा। लेकिन अचालक पदार्थ को जब हम आवेश देंगे तो जहां पर आवेश देंगे वहीं पर एकदम क्या हो जाएगा? स्थिर रहेगा, है ना? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि मित्र, चालक में आवेश प्रवाहित क्यों होता है आसानी से? अब बात को समझा जाए। चालक में आवेश आसानी से प्रवाहित क्यों होता है? तो इस खेल को समझने के लिए थोड़ा सा आओ। इस दुनिया का कोई भी पदार्थ है, इस दुनिया का कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये बात सभी को पता होगा। इस दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या चालक पदार्थ नहीं है? है, तो वो भी कणों से मिलकर के बना होगा। तो कण में बात आ जाता है, उस कण का नाम हम लोग क्या देते हैं? परमाणु। उस कण को नाम हम लोग क्या देते हैं मित्र? परमाणु। परमाणु। और परमाणु में आप लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है।
परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक में कौन से आवेश रहते हैं? धन आवेश, प्रोटॉन। और इसके बाहर क्या करता है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इसके कक्षक को भी हम लोगों ने पढ़ा है कि K-L-M-N कक्षक होता है। इसके भी उप कक्षक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। ये तोतला वाला बात कहाँ से आ गया मेरे में? उप कक्षक होते हैं कौन कौन? S, P, D और F, ठीक है ना। S, P, D, F। ये ऐसा ना समझो हम तोतला नहीं जी, ये अचानक हुआ जी ऐसा। S, P, D, F क्या है? उपकक्षक है। हुआ ना मित्र? S, P, D, F उपकक्षक। अब आपको बता दें कि इस उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बबुआ रे जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हमारे भाषा में घुमंतु भोटिया कहते हैं। घुमंतु भोटिया एक कहानी पढ़े होंगे हम लोग बचपन वाले क्लास में, नहीं हमारे ज़माने में था। घुमंतु भोटिया मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा कर के रहें कुछ दिन, फिर उसके बाद वहाँ से वहाँ चल जाएं, ऐसे इस तरह से जगह बदलते रहें, समझे ना। तो बबुआ तो जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझो, बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बबुआ रे यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। कौन प्रवाहित करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे तुमको? बाहरी कक्ष में। अच्छा, ये बाहरी कक्ष में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे भैया? इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर से ही स्टार्ट हो जाएंगे या बाहर तक होंगे, लेकिन मैंने इस बाहरी कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन को हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहा? क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको यह पता होगा कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। विद्युतः उदासीन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उस परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इस तरह उस परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विद्युतः उदासीन होता है। इस बात को क्लियर किए आप लोग? अच्छा, तो बबुआ रे यहाँ क्या है? धन आवेश है। तुम लोग पढ़ चुके हो कि धन आवेश और ऋण आवेश आपस में एक बल लगाएंगे, जिस बल को हम लोग आकर्षण बल कहेंगे, नहीं क्या? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये बताओ कि यहाँ पे धनावेश है और ऋणावेशित इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं है? खींच रहा है, बांधे हुए है, भागने नहीं देता है। तो बताओ कि एक कक्षक, दो कक्षक, तीन कक्षक अगर इस तरह से होगा तो अभी आप लोग पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं मित्र? कि जब दो आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो उसके बीच बल का मान बढ़ेगा। ओके, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। जब आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा। क्योंकि क्या पढ़े हो मित्र? आवेशों के बीच कार्यरत जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझे ना? जितने ही तुम लोग दूर जाओगे आकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा। तो यार एक बात समझो कि इससे जितने दूर तुम चले जाओ आज जो अंतिमवा कक्षक होगा उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बताओ तो उस इलेक्ट्रॉन पर ये जो है धनावेश कम बल लगा रहा होगा
है कि नहीं है। आज जैसे ही हम लोग थोड़ा सा अपने पे एग्जाम्पल ले लें, बचपन में जैसे ही माई बाबू के नज़र हम लोगों से हटता था, बाहर का दरवाज़ा खटकता था। याद करो उस दिन को, जिस दिन हम लोग बचपन में छोटे थे। जैसे ही मम्मी सो गई, पापा सो गए, दिन में ही दोपहर का समय है, तुरंत हम लोग कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। और जा कर के पता ना कौन कौन खेल खेलते हैं। वो पेड़ पर चढ़ने वाला खेल, फिर इसके बाद ये ऐसे वाला खेल, फिर इसके बाद ऐसे वाला खेल, फिर इसके बाद ऐसे वाला खेल। मैंने ढेर सारा खेल हम लोग खेले हैं। कब खेलते हैं वो सब खेल? तो जब माँ और बाप का नज़र तुम्हारे से थोड़ा सा केवल उलझल हुआ और तुम लोग सुलझ गए। ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है। जैसे ही धन आवेश इस ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर अपना बल का प्रभाव जैसे ही कम कर देता है, जैसे ही क्या वहाँ पे कम हो ही जाएगा। और जब कम होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी किसी दूसरे पदार्थ से टकरा करके या कभी दूसरे पदार्थ से जुड़ करके वो या तो इस परमाणु को त्याग देते हैं या तो अपने में किसी परमाणु से खींच कर ला देते हैं। ये बात आपने पढ़ा होगा। बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बात समझे ना। तो कौन इलेक्ट्रॉन करते हैं? बाह्य कक्ष के। ये बात बिल्कुल सही है। तो बबुआ रे, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के ही कारण चालक में विद्युत धारा या आवेशों का प्रवाह होता है। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक। इसको हटा दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है? बोल दो। चलो इसको हटा देते हैं। अपने कॉपी में ये सारी बातें नोट कर लेना तुम लोग जो लिखे थे। आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं बबुआ, बात करते हैं कि चालक स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं? चालक स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं? तो बबुआ रे, चालकों का ध्यान दो। चालकों का स्थिर अवस्था में अध्ययन, चालकों का स्थिर अवस्था में अध्ययन चालकों का स्थिर अवस्था में अध्ययन ही क्या कहलाता है? चालक स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोल दिए? चालकों का स्थिर अवस्था में अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? इसको चालक स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब आओ बात को समझने का प्रयास करो। अब बिल्कुल ये चालक है। जैसे ही हम इसे आवेश देंगे, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इधर से उधर भागते हुए उसके पूरे सतह पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। पूरे सतह पर आवेश फैल जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद अगर इसको स्थिर रख दिया जाए तो ये आवेश जो सतह पर फैल चुके हैं, जहां पे हैं वहीं पे क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। जब हमने इसको आवेश दे रहा था तो आवेश जो है इसके भीतर से बाहर की तरफ, चाहे इधर से उधर की तरफ जो गति करते हैं वो इस तरह से गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े जिगजैग स्थिति में गति करते हैं। जिगजैग का नाम सुने हो ना? इस तरह से, ऐसे कहीं भी यादृच्छिक गति, इधर से यहां से इधर आए, इधर आए, इधर आए करके गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, आवेश, और इसके सतह पर फैल जाते हैं। और फैलने के बाद कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। जब स्थिर हो चुके आवेश, तो इसी बात के बारे में हमने कह दिया चालकों का स्थिर अवस्था में अध्ययन ही क्या कहलाता है? चालक स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब बबुआ रे, इसके अध्ययन के पश्चात जब हम लोग इसका अध्ययन कर चुके तो एनसीईआरटी के अनुसार इससे संबंधित 5 महत्वपूर्ण बात है।
उस बात को बिल्कुल समझना है, ठीक है ना। तो इसके अध्ययन से संबंधित, इसके अध्ययन करने के पश्चात हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। वो महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है, तो इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। किससे संबंधित? चालक की स्थिर वैद्युतिकी से, चालक की स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। आ जाओ, पहला बिंदु क्या है? तो जैसे ही तुम चालक को आवेश दोगे, चालक को आवेशित करने पर, पहला बिंदु क्या है? चालक को आवेशित करने पर आवेश पूरे सतह पर फैल जाते हैं। आवेश पूरे सतह पर फैल जाते हैं। बात समझ आया? जैसे ही तुम किसी चालक को आवेश दोगे, वह क्या हो जाएगा? उसके पूरे सतह पर फैल जाएगा। एक बात क्लियर हुआ? दूसरा बात बतियाया जाए। दूसरा बात, आवेशित चालक के भीतर, आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है बबुआ? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। अभी मैंने बोला कि जैसे ही तुम चालक को आवेश दोगे, उसके पूरे सतह पर फैल जाएगा, तो भीतर कोई आवेश रहेगा ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा, बात समझ पाए? इसके अलावा भी अगर समझने का प्रयास करोगे तो मान लो कोई एक चालक है बबुआ, ये चालक हो गया। इस चालक को तुम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो। विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब कि कहीं ना कहीं धन आवेश दोगे का एक प्लेट रखोगे, और कहीं ना कहीं एक ऋण आवेश का प्लेट रखोगे। एक धन आवेश का प्लेट और दूसरा ऋण आवेश का प्लेट। और जैसे धन आवेश और ऋण आवेश का प्लेट के इसके बीच में रखोगे, तब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से इधर निकलेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हुआ। इस बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर। अब बबुआ हमने क्या बोला कि चालक में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बबुआ जैसे ही इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में हमें रख दिया गया है, वो क्या करेंगे? तुरंत मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऋणावेशित प्लेट से दूर भागने की प्रयास करेंगे और इस धनावेशित प्लेट के तरफ आने का प्रयास करेंगे। नहीं समझे? एकदम बिल्कुल ध्यान समझो। जैसे ही तुम इसको रखोगे, कहाँ रखोगे? चालक को विद्युत क्षेत्र में। चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक आवेश होते हैं। और ऋणात्मक आवेश तुरंत क्या करेंगे? ऋण आवेशित प्लेट से दूर भागने की प्रयास करेंगे। बोलो, दूर भागने की प्रयास करेंगे। और तब तक ये एगो प्लेट जो है वो धनावेशित प्लेट है, तो ये कहेगा आ जाओ, रास्ता एकदम साफ है। आकर्षण बल लगा देगा, उसको खींच लेगा। बोलो, खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? नहीं बोल रहे हो यार? ओके, खींच लिया। अब खींच लिया, जैसे ही खींच लिया, अब ये बताओ कि ऋणावेशित जितने थे इस चालक में, हेलो, आई एम हियर, है ना? देख लीजिए, अच्छा लगेगा। हमने बोला कि इस चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर आ जाएंगे। बोलो हाँ, आएंगे कि नहीं आएंगे? इधर आ गए। अब बबुआ रे, जब इधर आएंगे तो धनावेश जो है
इस चालक में धनावेश भी तो है, वो तुरंत इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, है कि नहीं है? बात समझ पाए? क्यों धनावेशित इधर आए? इस ऋणावेशित प्लेट के कारण धनावेश को खींच लिया। तो बताओ, तो इस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हुई? फटाक से उत्तर दो एकदम। चालक के भीतर, इस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई इधर। बोलो हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर, चालक के भीतर का विद्युत क्षेत्र इधर। तो बताओ, तो अब इस चालक पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अरे ई इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। आज जब बबुआ सदिश राशि हो जाता है, आज दो गो सदिश राशि हो गया, तो उसका जोड़ निकाल देंगे, कुल निकल जाएगा। तब बोलो क्या कर देंगे? ई वेक्टर एगो बाह्य वाला प्लस ई वेक्टर भीतर वाला बराबर कुल विद्युत क्षेत्र। आप ये देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो बताओ कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा रे भाई? होगा कि नहीं होगा? अर्थात आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इस बात को सभी लोग समझ पाए? बिल्कुल आसानी से। जो लोग ये समझ नहीं पाएंगे उनको धारिता और संधारित्र बिल्कुल एकदम समझ जाओ दिक्कत देने वाला है। ऐसा दिक्कत नहीं, वैसा दिक्कत जो आभास नहीं होगा लेकिन दर्द जरूर करेगा। समझे ना? इसलिए इस बात को समझो। विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। तीसरा पॉइंट बात किया जाए। तीसरा पॉइंट, स्थैतिक स्थिति में चालक में उभयंतर कोई अन्य आवेश नहीं होते हैं। कोई अन्य आवेश नहीं होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? देखो, स्थैतिक स्थिति मतलब जब तुम किसी चालक को स्थिर अवस्था में रख दोगे, उस चालक के भीतर धन आवेश और ऋण आवेश जितना है पहले से उतना ही रहेंगे, उसके अलावा कोई अन्य आवेश नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसे किसी स्रोत से जोड़ दो, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह कर दो, आवेश उसको एक्स्ट्रा दे दो, तो उसमें आवेश का मान या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्या ये बात सही है? जब किसी वस्तु को आवेशित करते हो, फर्स्ट क्लास में हमने ये बताया था, जब किसी वस्तु को तुम आवेशित करते हो तो इसका तात्पर्य ये है कि आप इस वस्तु को या तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं या तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। क्या ये बात सही है? लेकिन यहां बात किया गया है किसका? स्थैतिक स्थिति में। स्थैतिक स्थिति मतलब एकदम चालक जो है वो स्थिर अवस्था में है। तो चालक की स्थिर अवस्था में चालक में उभयंतर मतलब उसके भीतर का जो आवेश है वो कोई दूसरा आवेश नहीं होता है। बात समझ पाए? दूसरा बात। तीसरा बात, आगे बढ़ा जाए, चौथा बात किया जाए। स्थैतिक स्थिति में चालक के पृष्ठ एवं विद्युत क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत होते हैं। अभिलंबवत, एगो और वो रहेगा, अभिलंबवत होते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करो।
जा सकती हैं। स्थैतिक स्थिति में चालक के पृष्ठ एवं विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं बालक? अभिलंबवत होते हैं। इस बात का मतलब समझा जाए, देखो ये चालक है, इस चालक को जब तुम आवेश दोगे तो यह इसके सतह पे फैल जाएगा, तो इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान दो, इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे निकलेंगी। तो बताओ कि वो इस सतह के जहां से निकली हैं वहां से हमेशा क्या निकलती हैं? लंबवत। इस बात को हमने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण में हम लोगों ने क्या है पढ़ा है कि किसी आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं परस्पर उस तल के लंबवत निकलती हैं, है कि नहीं है? तो यहां भी बात वही फॉलो होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। बात समझे? कोई दिक्कत? अब तीसरा बात, चौथा पांचवा बात किया जाए। पांचवा बात किया जाए बालक, स्थैतिक स्थिति में चालक के प्रत्येक बिंदु पर चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव समान होता है। स्थैतिक स्थिति में चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। जब समविभव पृष्ठ में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। क्यों समविभव पृष्ठ होता है? क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अच्छा, इसको अगर समझना हो तो आओ एक बार फिर समझते हैं। ये चालक है, ये चालक है। अब इस चालक को स्थैतिक स्थिति में रखा गया है, मतलब एकदम स्थिर है। जितना ऋण आवेश है उसमें इतना ही धन आवेश है। तो बताओ तो इसके बीच का बल कितना होगा? शून्य होगा? नहीं बोल रहे हो यार? जितने इसमें ऋण आवेश हैं उतना ही धन आवेश है। ऋण आवेश बल लगाएगा, धन आवेश बल लगाएगा, दोनों बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा कुल बल। अब इसके भीतर किसी आवेश को तुम लेकर के जाओ, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसको लेकर के जाओ, तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा? जीरो। नहीं बोल रहे हो यार? किया गया कार्य जीरो कैसे होगा? क्योंकि जब बल जीरो है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? जीरो होगा। अब विभवांतर के परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं क्या? विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। अब बबुआ रे जब भाई जीरो है तो हम कह देंगे VA माइनस VB बराबर जीरो। अब इसको ध्यान से देखो तो हम क्या कह सकते हैं? VA बराबर VB। बोलो, VA बराबर VB कह सकते हैं। क्यों कह दिए? क्योंकि इसके बीच किया गया कुल कार्य क्या है? जीरो है। किया गया कार्य जीरो क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? जीरो। अब बबुआ कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब बल का मान ही जीरो है तो कार्य क्या होगा? जीरो होगा। कोई दिक्कत? एक और पॉइंट लास्ट, स्थैतिक स्थिति में या ये लिख दो, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान E इज इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है।
सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इस बात को जो हम लोग गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे, गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे, तो इस बात को क्लियर किए थे। किसी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान, ये क्या है बालक, ये चालक है, ठीक है। इस चालक को जब तुम आवेश दोगे तो इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर इसको दिया गया आवेश अब बटा में इसका एरिया है कि नहीं है, और ये एप्सिलॉन नॉट। अर्थात किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट जो थे वो चालक की स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित थे। इन सभी बातों को जानना समझना आपकी सेहत के लिए लाभदायक है, ठीक है ना। आप सभी लोग इसे क्या कर लें, नोट कर लें।